पाकिस्तान और तुर्की, जब ये दो नाम एक साथ लिए जाते हैं ना, तो ये सिर्फ दो मुल्कों की बात नहीं होती। ये तो एक ऐसी कहानी है जिसकी जड़ें सदियों पुरानी रूहानी दोस्ती में है और शाखें वो आज के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों तक फैली हुई हैं। तो चलिए आज इस अनोखे रिश्ते की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये बना कैसे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि आखिर 500 साल पुरानी एक रूहानी दोस्ती 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारों की मुश्तरका तैयारी तक कैसे पहुंच गई। मतलब सोचने की बात है। और इसी सवाल का जवाब असल में इस ताल्लुक की गहराई और इसकी असल अहमियत को हमारे सामने लाता है। देखें, इस जदीद इत्तेहाद को समझने के लिए ना हमें आज से बहुत पीछे जाना पड़ेगा, सदियों पीछे, क्योंकि इसकी बुनियादें आज नहीं रखी गई। ये एक ऐसा बंधन है जो सरहदों से कहीं आगे एक गहरी रूहानी कुर्बत पर कायम है। इस ताल्लुक की जड़ें तारीख में वाकई बहुत गहरी हैं। कहानी शुरू होती है 16वीं सदी से, जब सल्तनत उस्मानिया और मुगल सल्तनत के दरमियान पहले राब्ते कायम हुए। लेकिन असल रूहानी कनेक्शन वो तो 13वीं सदी में बना, सूफी बुजुर्ग मौलाना रूमी और बहाउद्दीन जकरिया के जरिए। फिर यही जज्बा 20वीं सदी में एक नई शक्ल में सामने आया, जब ब्रितानवी हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तुर्की की जंगे आज़ादी में दिल खोलकर मदद की। और फिर इसी तारीखी रिश्ते की बुनियाद पर जब 1947 में पाकिस्तान बना, तो तुर्की ने फौरन उसे तस्लीम कर लिया। अच्छा, इस रूहानी ताल्लुक की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल हमें 2008 में मिलती है। इस साल तुर्की के शहर कोनिया और पाकिस्तान के मुल्तान को सिस्टर सिटीज या जुड़वां शहर करार दिया गया। और ये क्यों किया गया? ये इन्हीं अजीम सूफी शायरों मौलाना जलालुद्दीन रूमी और बहाउद्दीन ज़िक्रिया के दरमियान गहरे रूहानी रिश्ते को खिराज तहसीन पेश करने के लिए था। और इस रूहानी असर की गहराई का अंदाज़ा पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इस एक जुमले से लगाया जा सकता है। वो रूमी के बारे में कहते हैं, मैं मुरीद हिंदी हूँ और वो मेरे मुर्शिद हैं। सोचें, सिर्फ ये एक जुमला हमें बताता है कि रूमी की फिक्र का जनूबी एशिया के मुसलमानों की सोच पर कितना कितना गहरा असर था। ये जो जज्बाती लगाव था ना, ये सिर्फ शायरी और किताबों तक ही नहीं रहा। इसकी सबसे बड़ी अमली मिसाल है तहरीक खिलाफत। ये असल में बरतानवी हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक बहुत बड़ी सियासी मुहिम थी, जिसका एक ही मकसद था, पहली जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया को बचाना। इस तहरीक में लोगों ने पैसे भेजे, तिब्बी मिशन भेजे, और ये वाकया आज भी दोनों मुल्कों के लोगों के दिलों में एक खास जगह रखता है। तो ये तो हो गई तारीखी और जज्बाती बुनियाद। अब आते हैं जदीद दौर की तरफ और देखते हैं कि 20वीं सदी में दो नई रियासतों ने इस रिश्ते को एक रस्मी और सियासी शक्ल आखिरकार कैसे दी। तो जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, 1947 में जैसे ही पाकिस्तान बना, तुर्की उन सबसे पहले मुल्कों में शामिल था जिसने न सिर्फ उसका खैर मकदम किया बल्कि फौरन सिफारती ताल्लुकात भी कायम कर लिए। फिर आया सर्द जंग का दौर और मुश्तरका सियासी मफादात ने इस रिश्ते को और भी पक्का कर दिया। दोनों मुल्कों ने मिलकर मगरब के हिमायत याफ्ता फौजी इत्तेहाद सेंटो यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। और सिर्फ यही नहीं, ईरान के साथ मिलकर एक इक्तिसादी और सकाफती तंजीम भी बनाई जिसे RCD कहा जाता था। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स ने उन्हें सोवियत यूनियन के खिलाफ एक साथ खड़ा किया। और हाँ, यही RCD आज इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ECO की शक्ल में मौजूद है। इस ताल्लुक की जो सबसे खास बात है ना, वो है एक दूसरे के सबसे हसास कौमी मसाइल पर डट कर साथ देना। तुर्की ने हमेशा कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के मौकिफ की हिमायत की है कि इसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी उन गिने चुने मुल्कों में से है जो शुमाली कब्रस के मामले पर तुर्की के साथ खड़ा है। और ये हिमायत सिर्फ बयानात तक नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा हो या OIC, ये दोनों ममालिक अक्सर एक ही आवाज में बात करते नजर आते हैं। और अब हम इस रिश्ते के सबसे दिलचस्प और सबसे मुतहर्रिक दौर में दाखिल हो रहे हैं, यानी 21वीं सदी का स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद, जहां दिफा और टेक्नोलॉजी में ताउन अपने उरूज पर है। तो सवाल यह है कि इस गहरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुक की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसकी एक बड़ी वजह है मुश्तरका चैलेंजेस, खासतौर पर मगरबी ममालिक की तरफ से लगने वाली असलहे की पाबंदियाँ। जब बाहर से हथियार मिलना मुश्किल हुए तो दोनों मुल्कों ने फैसला किया कि अब हमें मिलकर दिफा में खुद इन्हिसार होना पड़ेगा। ये जो दिफाई ताउन है ना, ये कोई एक दिन में नहीं बना, ये एक पूरा सफ़र है। शुरू में एक दूसरे को सपोर्ट किया, फौजी तरबियत दी,
फिर 1988 में एक मिलिट्री कंसल्टेटिव ग्रुप बनाकर बातचीत को बाकायदा बनाया गया। इसके बाद अगला लेवल आया टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का, जैसे F-16 तैयारों और आबदूजों की अपग्रेडेशन। और आज ये ताल्लुक एक बिल्कुल नए फेज़ में है, जहां दोनों मुल्क मिलकर जदीद तरीन दिफाई निज़ाम तैयार कर रहे हैं। इसकी एक जबरदस्त मिसाल है मिल-जेम कार्वेट डील। अब इसमें क्या हो रहा है, इस डील में कुल 4 बहरी जहाज बनने हैं। 2 तुर्की में बनाए गए और बाकी 2 वो पाकिस्तान में ही बनाए जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि मकसद सिर्फ जहाज खरीदना नहीं, बल्कि पाकिस्तान की अपनी जहाज साजी की सलाहियत को बढ़ाना है। और यही इस डील की सबसे अहम बात है। असल चीज 4 जंगी जहाज नहीं है, बल्कि जहाज के डिजाइन की मुकम्मल टेक्नोलॉजी और इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की मुंतकली है। मतलब सिर्फ मछली नहीं दी जा रही, बल्कि मछली पकड़ना सिखाया जा रहा है। और स्ट्रेटेजिक हदफ बिल्कुल वाजे है, पाक बहरिया के मकामी जहाज साजी की सलाहियत को दुनिया के बराबर लाना। और ये तावन सिर्फ बहरी जहाजों तक महदूद नहीं है। आज इनके तावन के क्राउन जूल्स में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे बड़ा नाम तो कान का है, जो एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसके अलावा मिलजम कोवेट्स हैं, फ्लैट टैंकर्स हैं, ड्रोन्स और एयर डिफेंस टेक्नोलॉजीज की मुंतकली हो रही है, और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर के मुश्तरका मंसूबों पर भी बात चल रही है। और ये जो कान है ना, ये कोई आम लड़ाका जहाज नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का एक शाहकार है। इसमें जदीद तरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, यानी ये दुश्मन के रडार पर नजर नहीं आता। और इसका जो दिमाग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलने वाला एवियोनिक सिस्टम है। और प्लान ये है कि 2028 तक इसकी सीरियल प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी जाए। तो ये सब कुछ देखने के बाद, ये सारी डेवलपमेंट्स देखने के बाद एक ही सवाल ज़हन में आता है कि आगे क्या होगा, मुस्तकबिल में क्या रखा है। तो फिर आखिरी और सबसे अहम सवाल यही बनता है कि जैसे जैसे ये शराकतदारी और गहरी होती जाएगी, ये अपने अपने खित्तों के स्ट्रेटेजिक नक्शे को कैसे बदल कर रख देगी। जनूबी एशिया और मशरक़ वस्ता में इसके क्या असरात होंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में इस पूरे खित्ते की सियासत की सिमत का तयन करेगा।